जीवन में बैलेंस ही रखिए। आप कंप्रोमाइज नहीं करोगे तो एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि भाई जो पाया अपने दम पर पाया। सबको सब कुछ नहीं मिलता। आपका घर कैसा है, परिवार कैसा है, परिस्थिति कैसी है, विवेक से निर्णय लीजिए। और हाँ, अच्छी महिलाओं को देखिए। जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। आप मनुष्य हैं। हर महिला को, हर स्त्री को, हर युवती को यह छूट मिलनी चाहिए कि वो क्या करना चाहती है। गृहिणी है ना, कोई छोटी बात नहीं है। संभालिए ना अच्छे से। कुछ ना कुछ हमेशा अच्छा होता है, उसको देखना शुरू करो, राह मिल जाएगी। डरती नहीं हूँ, मैं इसको अपनी जिम्मेदारी मानती हूँ। भाषा हमारी कमजोरी नहीं है, हमारी ताकत है। सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। विवाह के बाद मेरे जीवन में भी परिवर्तन आए, जहाँ मुझे भी लगा कि फंस गए क्या। वो सभी के जीवन में आता है। नमस्कार, आरंभ के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक सीरीज कर रहे हैं जिसका नाम है नारी शक्ति, और हमारा ये प्रयास है कि हम आपके सामने ऐसी कई स्त्रियों को लाए जो अपने दम पर अपने व्यक्तित्व को आप सभी के सामने लाने में सक्षम है। मेरा नाम है सुरभि और मेरे साथ आज जुड़ी हैं सुजाता मिश्रा जी। सुजाता जी, बहुत बहुत स्वागत है। सुजाता जी जो हैं वो सागर विश्वविद्यालय में अध्यापिका है और बच्चों को पढ़ाती हैं और लेखिका भी हैं और आलोचक भी हैं। तो सुजाता जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे आज मिलते हुए, और हम कई सालों से, जैसे आपको पता ही है, जुड़े हुए हैं। और हमारी इच्छा थी कि आप जैसी नारी जो है हमारे इस नारी शक्ति एपिसोड में ज़रूर आए। तो आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है आज हमारे साथ जुड़ के। धन्यवाद सुरभि, बहुत अच्छा लग रहा है। निश्चित तौर पर मैं काफ़ी सालों से आपसे जुड़ी हुई हूँ फेसबुक के माध्यम से। आपसे यह मेरी पहली मुलाकात है, पर ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि आपसे फ़ोन पर लगातार बात होती रही है। मैं सबसे पहले आपकी पूरी टीम को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ आपकी इस नई सीरीज़ के लिए, नारी शक्ति। अच्छा रहेगा ये कार्यक्रम, मुझे विश्वास है कि आप कुछ नया सामने लाएंगी। निश्चित तौर पर आज हम कई विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सुजाता जी, पहले तो जैसे हम लोग, क्योंकि हम लोग प्रोफेशन, करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इस शो में, तो हम जानना चाहेंगे कि एक अध्यापिका बनना आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण है। आपको क्यों लगता है कि यही एक अच्छी चीज़ हो सकती है करियर में, या आप और कुछ बनना चाहती थी और ये बन गई? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल है। मैं यही बनना चाहती थी और इसी में भी आगे भी जाना चाहती हूँ। लेकिन निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि हर महिला को, हर स्त्री को, हर युवती को यह छूट मिलनी चाहिए कि वो क्या करना चाहती है ना। और इस पे हमें जज नहीं करना चाहिए कि कौन आर्ट पढ़ रहा है, कौन साइंस पढ़ रहा है, कौन कॉमर्स पढ़ रहा है। इस पे भी जज नहीं करना चाहिए। तो ये भी कोई आसान नहीं था ये चुनना कि आप अध्यापन क्षेत्र में जा रहे हैं, क्योंकि उसमें भी लोगों का एक पहला जो एक प्रायोरिटी होता है वो होता है कि अरे आप स्कूल जॉब में चले जाओ, है ना। लोगों का रहता है स्कूल। और मेरा पहला जो जॉब था वो ग्वालियर में सिंधिया स्कूल है, वही था। तो सबका पहला था कि अब सिंधिया स्कूल बड़ा स्कूल है, देश के नामी स्कूल में आता है, तो सबने कहा कि वही कंटिन्यू करो, तुम्हें क्यों यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके पढ़ाना है। तो सपनों को कोई भी जो है वो एकदम से सच जो है मानता नहीं है। लोगों को लगता है आप लड़की हो, जो मिल गया उतना पर्याप्त है। लेकिन हाँ, ऐसा मेरे लिए इस मामले में थोड़ा ये रहा कि परिवार का काफी सहयोग रहा। समाज तो देखो कुछ ना कुछ बोलते ही रहता है, परिवार का सहयोग रहा। मैं मानती हूँ लड़कियों को वो बनना चाहिए जो वो बनना चाहती हैं, और उनको बहुत अच्छे से पढ़ाई के समय स्कूल में जो पढ़ेंगे तभी यह समझ आ जाना चाहिए कि हम किस चीज में अच्छे हैं। और उसमें परिवार को उनका साथ देना चाहिए। फिर भले वो खेल में जाना चाहती हैं, पुलिस में जाना चाहती हैं, वैज्ञानिक बनना चाहती है, या शिक्षिका बनना चाहती है, या साहित्यकार बनना चाहती हैं, आप उनको उनका साथ दो और उन पे भरोसा करो। स्पेसिफिकली जब हम हिंदी की बात करते हैं, जैसे हम लोग कश्मीर से आते हैं, तो हिंदी उस राज्य में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। तो क्योंकि आपको पता है कि मेरा भी बैकग्राउंड हिंदी साहित्य का ही रहा है, तो मेरे लिए हमेशा से चैलेंजिंग था, घर की तरफ से भी और समाज की तरफ से भी, कि कश्मीरी लड़की हिंदी क्यों पढ़ेगी। तो ये जो एक सोच है हिंदी की तरफ। अच्छा, कई बारी जैसे हम घर में कोई एप्लीकेशन कुछ लिखना हो तो ना फटाफट से कोई घर का मेंबर बोल देता है, लो इंग्लिश में नहीं आता ना, आता तो है, लेकिन वो एक धारणा बन जाती है कि ओहो ये तो हिंदी वाले। मैंने भी इस पूर्वाग्रह को कई बार झेला है, खासकर दिल्ली में तो बहुत ज्यादा झेला है। यहाँ पे पूर्वाग्रह झेला है, और मैं मध्य प्रदेश में भी, वहाँ की तो राजभाषा हिंदी है, हाँ। वहाँ पे कॉम्प्लेक्स झेला है। अरे वाह। लोगों को ये कॉम्प्लेक्स होता है कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है।
अच्छा, ये वहाँ उल्टा है। वहाँ ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चलता है कि बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, पर आप उनसे बात करो तो बोलेंगे हमें कॉन्फिडेंस की कमी है मैम, आत्मविश्वास की कमी, दिल के अच्छे हैं, शरीफ हैं, बहुत उनमें नैतिक मूल्य हैं, बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनकी भाषा कमज़ोर है, अंग्रेजी नहीं आती, तो उनको लगता है कि हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने पूर्वाग्रह झेला है निश्चित तौर पर। जब मैं हिंदी पढ़ती थी तो लोग बोलते थे कि भाई हिंदी क्यों पढ़ रहे हो, हिंदी भी कोई पढ़ने की चीज़ है। आमतौर पर धारणा ये चलती है कि हिंदी पढ़ रहे हैं यानी वर्णमाला सीख रहे होंगे, काका गागा सीख रहे होंगे, या हिंदी तो कोई भी पढ़ लेगा, है ना। लेकिन ऑनर्स की पढ़ाई अलग हो जाती है, फिर उसमें एमए और अलग हो जाता है और पीएचडी और विस्तार से हो जाता है। तो ये समझ नहीं आता हर किसी को। मैंने भी अपमानजनक बातें सुनी है, ऐसे बोल देते थे हिंदी ऑनर्स पर ये हम सभी झेलते हैं, उस उम्र में झेलते हैं, उन्हें ही तो गलत साबित करना है। हाँ। लेकिन हम झेलते इसलिए क्योंकि वो भाषा इतनी सुंदर है। सोच है उनकी कि हिंदी वालों का कुछ नहीं हो सकता, हिंदी वाले तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, वर्तमान में जो हमारी मोदी सरकार है, अगर हम देखते हैं कि उन्होंने नई शिक्षा नीति को जो लागू किया तो मातृभाषा को बढ़ावा दे रहे हैं। शायद उन्होंने भी ये चीज सामने, सरकार में जो अधिकारी सबने सब इससे वाकिफ होंगे कि ये होता है, भाषा के स्तर पर भेद होता है। इसीलिए लोगों के अंदर ये एक आत्मविश्वास की कमी हो जाती है कि हमें अंग्रेजी नहीं आती तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, भले वो अपनी भाषा में बहुत अच्छे हैं। तो शायद इसीलिए ये जो मातृभाषा वाली बात आई है कि बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाई कराई जाए, वो इसीलिए आई है कि आप अपनी ही भाषा में पढ़ो, क्योंकि अंततः हमें काम तो अपने ही लोगों के बीच करना होता है ना। नहीं, ये क्योंकि जब आप दिल्ली में देखते हैं ना तो एक सेट स्टैंडर्ड था। जैसे मैं बिल्कुल मैं फंक्शंस में, जैसे हिंदी साहित्य के फंक्शंस में ज़्यादातर जब जाते थे, क्योंकि एक पहनावा होता है, एक मतलब मेरे को देख के लोगों को लगता था कि पता नहीं ये लड़की हिंदी साहित्य के फंक्शन में क्यों आई है यहाँ क्या ज़रूरत है इसकी। तो मैं उनको ये समझाता था, मैंने कहा यार एक तो आपने बोला ना वो हिंदी ऑनर्स छाप, तो वही मैंने कहा वो छाप जो वर्ड है उसको हटाएंगे हम कैसे, कि हम अंग्रेजी जानने वाले भी अगर हम हिंदी को महत्व दे रहे हैं तभी तो हिंदी का मान और सम्मान बढ़ेगा। आप क्या सोचती हैं इस पर? मैं ये मानती हूँ कि जो भी लोग हिंदी में अच्छा काम कर रहे हैं वो इस पूर्वाग्रह से मुक्त हो और दूसरों को सही सलाह दे, क्योंकि इससे तो हम सभी गुजरते हैं। घरों में मैं देखती हूँ, या मैंने पहले आपको बताया कि मैंने सिंधिया स्कूल में पढ़ाया है, पूरा पेरेंट्स का जोर हो रहा था बच्चे को पढ़ाई आए ना आए अंग्रेजी जरूर है। मैंने पहले स्कूल में पढ़ाया है, तो वहाँ पर भी लोगों की जो मेंटालिटी होती है, या मैं विश्वविद्यालय में भी देखती हूँ, पेरेंट्स की मेंटालिटी होती है कि भले बच्चों को सब्जेक्ट आए ना आए अंग्रेजी जरूर है, जब बच्चा घर आए तो अंग्रेजी में बात करे। तो ये तो एक कॉम्प्लेक्स है, उनको लगता है कि अंग्रेजी ही प्रबुद्धों की भाषा है, क्लास की भाषा है, हिंदी बोलना मतलब थोड़ा पिछड़ापन है। और मैं बल्कि सिर्फ भी ये स्थिति देखती हूँ कि लोग टूटी फूटी अंग्रेजी बोल रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है लेकिन हिंदी बोलने में उनको दिक्कत आती है। तो ये इतनी समझ आने के लिए आपको पहले खुद पढ़ना होगा, तब आपको ऐसे लोग बड़े अजीब लगेंगे कि यार इससे अच्छा, मुझे कभी कभी लगता है कुछ लोग प्रयत्न करते हैं कि वो अंग्रेजी बोले, और मुझे मन होता है मैं इनसे कह दूं प्लीज आप हिंदी ही बोल लीजिए, आप नहीं बोल पा रहे हैं। है ना। हाँ, विद्यार्थी ऐसी गलती करते जो लगता है चलो प्रयास कर रहा है, वो तो कर ले दो प्रयास। कई बच्चे मुझे अंग्रेजी में मैसेज भेजते हैं तो वो बिल्कुल उसमें ग्रामेटिकली काफी मिस्टेक होती है, पर मैं सोचती हूँ एटलीस्ट वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो थोड़ी फ्रेंच भी सीखी है। मैं भाषा के स्तर पर भेद को नहीं मानती, है ना, लेकिन मैं ये नहीं मानती कि आप मुझे पिछड़ा होगा कहें, अब नहीं कह सकते। एक समय मैंने भी सुना है, अब कोई बोलेगा तो फिर मेरे पास अब एक आत्मविश्वास है कि नहीं, भाषा हमारी कमजोरी नहीं है, हमारी ताकत है। अच्छा, पढ़ाने के समय, क्योंकि आप हिंदी साहित्य विभाग में ही हैं, और हिंदी पढ़ाने के समय मतलब क्योंकि हिंदी पढ़ाना अपने आप में एक चैलेंज है और हिंदी समझना अलग चैलेंज है, तो आपके सामने क्या चुनौतियाँ आती है जब आप पढ़ाते हैं हिंदी? तो बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा होता है, क्या वो समझते हैं, कितना समझ पाते हैं? क्योंकि कहीं कहीं जगह जब मैं भी मतलब पढ़ाने जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बच्चे ना मतलब वो उस टाइम तो पढ़ लेंगे, लेकिन उसके बाद हाल वही होता है, वो घूम फिर के वही अपने स्टैंडर्ड्स पे आना शुरू कर देते हैं। तो वो हिंदी की तरफ कितनी सीरियसनेस है स्टूडेंट्स यूथ में खास तौर से? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये भी क्षेत्र के हिसाब से बहुत फर्क पड़ता है। दिल्ली का बच्चा अलग है
है ना। दिल्ली में जाते तो पढ़ाने वाले वो यूपी बिहार के आपको मिलेंगे। ज़्यादातर अब मध्य प्रदेश का जो बच्चा है उसकी जो मातृभाषा है वो बुंदेली है, बुंदेलखंड सागर में जहाँ मैं हूँ, तो वो हिंदी बोलते हैं, उसमें बुंदेली ज़्यादा बोलती है, आपस में तो बुंदेली में ही बात करते हैं। तो हिंदी पढ़ते हैं निश्चित तौर पर, उनको मेरे साथ तो बच्चों का बहुत अटैचमेंट है, आपने देखा ही होगा, है ना। तो वो बोलते हैं कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं हिंदी। फिर कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं, कहते हैं मैम आप जैसा टीचर यहाँ क्या कर रहे हैं। तो पूर्वाग्रह कई तरह के हैं, है ना। वो कहते हैं कि मैम आप इतनी अच्छी हिंदी पढ़ाती हैं, आप सागर क्यों आ गए। तो मैं क्या ही बताऊं कि लोगों में क्या क्या कॉम्प्लेक्स बढ़े। क्यों भाई, अच्छा आप अच्छा क्यों नहीं डिजर्व करते। मेरा उनसे ये सोचना होता है कि क्यों आप अच्छा टीचर क्यों नहीं डिजर्व करते। आप ऐसे कैसे सोचते हो कि मैम आप जैसा टीचर यहाँ कैसे, क्यों। तो पूर्वाग्रह आप सोचिए कि कुंठाएं, हीन भावनाएं किस स्तर पर होती है, भाषा के स्तर पर है। अच्छा टीचर मिल जाए तो मैम अच्छा टीचर, मतलब हम तो बेकार ही डिजर्व करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो शायद इसलिए है कि कुछ बच्चों में ये होता है कि वो इतनी शुद्ध हिंदी भी नहीं जानते हैं। मेरा तो साहित्यिक बैकग्राउंड भी है, थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, तो मेरी हिंदी अलग है। पापा के कारण हम लोगों की हिंदी बहुत शुद्ध है। तो थोड़ा सा रहता है कि विद्यार्थी है, तो मेरा जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनकी हिंदी बहुत अच्छी है, अच्छी कविताएं लिख रही है। आप तो मेरे साथ जुड़ी हैं काव्य मंच के कार्यक्रमों में, बहुत अच्छी कविताएं लिख रही हैं लड़कियां। कुछ है जिनमें बुंदेली टोन ज्यादा है। तो हिंदी के प्रति निश्चित तौर पर कम से कम मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति है, बल्कि दिल्ली में भी मैं देखती थी यूपी बिहार के बच्चों की हिंदी में बड़ी अच्छी रुचि होती थी। यहाँ तक कि जो साइंस पढ़ते थे, पढ़ने में तो रुचि है, बोलने में उनको थोड़ा सा लगता है कि अंग्रेजी बोलनी चाहिए, इम्प्रेशन अच्छा जमेगा। नहीं तो प्रोफेशनली भी वो अपने आप को कहाँ देखते हैं। जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं हिंदी में क्या करेंगे जाके। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मतलब चैलेंज है कि प्लेसमेंट के हिसाब से, जैसे मीडिया के बच्चों को तो एक तरह से एक प्लेसमेंट मिल जाता है, लेकिन जो सिर्फ हिंदी पढ़ने के उससे आता है, वो जब प्रोफेसर बनने जाए, टीचर बनने जाए, तो उसके दिमाग में क्या वो फोकस रहता है कि मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी दिशा क्या होगी। देखिए वो एक ऐसा माहौल बनाया गया कि अंग्रेजी नहीं आती तो कुछ नहीं आता। आज आप बताइए, क्या जीवन में हर जगह हम अंग्रेजी ही इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। या इवन मैं अभी उड़ीसा होकर आई, कहीं अंग्रेजी नहीं थी, या तो उड़िया लिखी थी, बांग्ला लिखी थी, वहाँ की आंध्रा में हम घुस गए तो वहाँ की भाषा लिखी थी, लेकिन अंग्रेजी नहीं लिखी थी, है ना। लेकिन हमें तो कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आई, हिंदी बोल रहे थे सब। तो मैंने जब अपने देश को देखना चाहिए, यात्रा करने से इतना समझ में आया कि ऐसे भाषा कोई बाधा है नहीं। वो एक क्रिएट किया गया है कि जिसको हिंदी के अलावा जिसको अंग्रेजी नहीं आती है उसका कुछ नहीं हो सकता। गुजराती है, वो सब गुजराती बोल रहे, सारा व्यापार कर रहे हैं। हाँ, सही बात है ना। आनी चाहिए भाषा, पर इस हीन भावना से। अब ये हम जैसे लोगों का काम है कि हम उनको समझाएं कि आप जिस काम में अच्छे हो उस काम को अच्छे से करना जानो, काम बोलेगा, है ना। तो ये हमारा काम है। निश्चित तौर पर थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हर तरफ उन पे एक दबाव होता है। मैं बहुत अच्छे बच्चों को देखती हूँ, लेकिन हाँ, सरकारी जॉब में जा रहे हैं बच्चे, वो सब हिंदी वाले, गवर्नमेंट जॉब निकाल रहे हैं, है ना। प्राइवेट में अंग्रेजी वाले हैं। ये तो जब करीब जाके देखो तो लगता है वो सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो सब अधिकारी बन रहे हैं, कोई कलेक्टर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, वो सब हिंदी वाले ही है। ये जबरन का एक हल्ला हिंदी मीडियम, मुझे फिल्म आई है 12th फेल, देख लो। वो मुझे हिंदी से ज्यादा वो नकल करने वालों के ऊपर फिल्म लगती है। और वो बच्चे आपको आज भी मिलेंगे, हमारे यहाँ भी मिलेंगे, जिनको लगता है मैम आप बस नंबर दे दो। लेकिन समस्या हिंदी नहीं है। आप किसी भी विषय में अच्छे हो, अपना विषय अच्छा पकड़ होनी चाहिए। तो ये मैं देखती हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब है मध्य प्रदेश में, यूपी में, बिहार में, बहुत तरह के सरकारी जॉब निकलते हैं, वहाँ कौन सा अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे आ रहे हैं। इवन PSC में जो निकालते हैं सब हिंदी बोलने वाले निकाल रहे हैं। तो अंग्रेजी बोलने वाले ज्यादा तो विदेश निकल जाते हैं, या मीडिया में चले जाते हैं, या प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। तो अब हम स्त्री पक्ष पे आते हैं, क्योंकि आपका जो लेखनी भी है कहीं ना कहीं स्त्रियों को उससे जोड़ती है अलग अलग तरीके से, और आप स्त्रियों को लेके थोड़ा संवेदनशील ज़्यादा भी है और होना भी चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम स्त्रियों को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें
तो आप कैसे देखना चाहती हैं? मतलब जैसे कि बहुत सारी चीज़ होती हैं, कुछ हाउसवाइफ्स होती हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन है? कुछ ये यंग लड़कियां होती हैं जो बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहती हैं पर कर नहीं पाती है ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस। तो आपके हिसाब से जो स्त्री का जो परिप्रेक्ष्य है समाज में, वो कैसा होना चाहिए और कितना बेहतर होना चाहिए? मैं अपने अनुभव से या मैं जैसे लोगों को देखती हूँ, युवाओं के बीच में बात हूँ, मैं कहती हूँ कि हम एक सिद्धांत नहीं लागू कर सकते, सबसे हम आदर्श होने की उम्मीद नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। सब तरह के लोग हैं समाज में, सब तरह की लड़कियां हैं। कुछ को अवसर नहीं मिल रहे पर पढ़ना चाहती हैं, कुछ को अवसर मिल रहे हैं नहीं पढ़ना चाहती हैं। सब तरह के लोग हैं। तो हम एक फॉर्मूला नहीं लागू कर सकते कि लड़कियों को तो आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे ऐसी भी लड़कियां मिलती हैं, लड़के तो मिलते ही हैं, लड़के तो आजकल पता नहीं पढ़ना क्यों नहीं चाहते लेकिन लड़कियां भी मिलती हैं और वो कह देती हैं कि मैं पढ़ने में मन नहीं लगता। मैं कहती हूँ कि स्त्री शिक्षा के लिए इतने आंदोलन चले थे, किस लिए चले थे? क्यों चले थे? आप क्यों नहीं पढ़ना चाहते हो? तो सब तरह के लोग हैं। तो एक आदर्श, अभी हाल में एक सज्जन से मेरी इसी में बहस हो रही थी, वो एक आदर्श ही दे रहे थे कि स्त्री का स्थान घर है, परिवार है, उसे घर संभालना चाहिए। नहीं, जैसा आपका परिवार है, जैसा आपका समाज है, आप पहले उसको समझो कि हमारे परिवार की क्या जरूरत है, हमारे समाज की क्या जरूरत है, फिर अपने आप को समझो कि आपको जीवन में क्या करना है। क्या सिर्फ शादी करनी है, बच्चे करने हैं, बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, फिर क्या? फिर आप या तो पति पे नजर रखोगे, या बच्चों पे नजर रखोगे, या रिश्तेदारों पे नजर रखोगे। जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। आप मनुष्य हैं, एक लक्ष्य होना चाहिए कि सर्टेन एज तक ठीक है यार, हो गई शादी, हो गई गृहस्थी, इसके बाद एक इतना बड़ा जीवन पड़ा है। जब पुरुषों के जीवन का एक लक्ष्य होता है, देखिए मैं पुरुषों को बिल्कुल इस मामले में प्रैक्टिकल मानती हूँ। पुरुष बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, अधिकांश, निठल्लों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो प्रैक्टिकल होते हैं उनको ये होता है कि वो एक उम्र जीते हैं, वो उनको पता होता है हो गई शादी, बड़ा प्रेम है पत्नी से, बच्चों से प्रेम है, फिर अचानक ही वो डीअटैच हो जाते हैं। उनके सामने अपने सपने हैं, लक्ष्य उनको दिख रहा है, मुझे गाड़ी लेनी है, घर लेना है, मुझे इस पोस्ट पे पहुंचना। स्त्रियां क्यों नहीं दिखती ऐसे सपने? बहुत बढ़िया है ना। अगर आप अपने एक विजन डेवलप कर लेंगे ना कि भाई मुझे भी चाहिए इन द सेंस ने कि पति से चाहिए, खुद से चाहिए, अपना भी आप करो ना कि लाइफ का एक पार्ट आपने इधर लगा दिया। अब इसके इसीलिए पुरुष एक उम्र के बाद डीअटैच हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने पुरुषों के सर्कल के साथ रहते हैं, वो सब कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। वो देखते हैं मेरा इस दोस्त ने वहाँ जमीन ली, मेरे इस दोस्त ने वहाँ घर लिया है, मेरे, तो उनकी अलग दुनिया है। यहाँ लड़की सोचती रहती है अब ये मुझे इग्नोर कर रहा है, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर रही है। उन्हें लगता है कि अब ये मुझसे दूर हो गया, अब तो मन भर गया। नहीं, लाइफ है ना, एक स्टेज होती है, वो स्टेज आपने क्रॉस कर ली। महिलाएं उस स्टेज को क्रॉस नहीं करती हैं। और कहीं ना कहीं मैं, हाँ, समाज में कुछ ऐसा है कि वो महिलाओं को नहीं चाहता कि वो क्रॉस करे, वो उनको उपदेश देता रहता है, यही तुम्हें करना चाहिए, भले तुम घर में बैठ के प्रपंच करो, चुगली करो, लड़ो, पर यही तुम्हें करना चाहिए। तो ये आत्म चेतना लड़कियों में खुद आनी चाहिए, भले दर्द से आए, पीड़ा से आए, अपमान से आए, कोई आपको बहुत अपमानित कर दे, आहत कर दे, किसी भी एक स्थिति में आपके भीतर ये चेतना आनी चाहिए कि नहीं, मेरा जीवन ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगा, मुझे कुछ करना है, दुनिया में आए तो कुछ करना है। इसलिए मैंने कहा ये उम्मीद मैं सबसे नहीं कर सकती, ये चेतना सब में नहीं आ सकती। अधिकांश लड़कियां, अधिकांश स्त्रियां आज भी सैड है कहना, कुछ नहीं करना चाहती, है ना। हम जब साहित्य पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे उसमें 8 स्त्रियों के लिए 8 घंटे की जो ऊब है, वो 8 घंटे की ऊब ये है कि आपका पति चले गए नौकरी पे, बच्चा चला गया स्कूल, अब आप 8 घंटे क्या करेंगी? तो वो 8 घंटे स्त्रियां कैसे प्लान करें, वो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? वो 8 घंटे अगर घर में है, कहीं निकल नहीं सकती हैं, तो वो क्या कर सकती हैं? देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि पहले तो अपने घर को देखिए। यदि आपके घर को एक फुल टाइम गृहिणी की जरूरत है, गृहिणी है ना कोई छोटी बात नहीं है, संभालिए ना अच्छे से। लेकिन मैं अभी एक नया ट्रेंड लड़कियों में देख रही हूँ, उन्हें घर भी नहीं संभालना आता है, संभालना ही नहीं, उनको लगता है नौकरानी नहीं है, नौकरी भी नहीं करनी है। मैं एक ट्रेंड देख रही हूँ, है ना, उनको है कि नौकरी नहीं करनी है, घर में है पर गृहिणी नहीं है, स्टेटस लगा रही हैं, रील बना रही हैं। नहीं यार, ये लाइफ नहीं है। तो अपने घर को देखो, यदि आपके पास समय पर्याप्त है, 4-5 घंटे पढ़ो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो। ठीक है, आपको नहीं करना, नौकरी की परमिशन नहीं है, तब भी पढ़ो, लिख सकती हो साहित्य, कविता।
हाँ बिल्कुल। बहुत कुछ है काम। नहीं करना, अपने बच्चों को पढ़ा सकती हो, कोई काम छोटा नहीं है। यहाँ से सोच को बड़ा करना होगा कि मुझे क्या करना है। को देखना में कोई काम छोटा नहीं है। और मैं ऐसी स्त्रियों को देख रही हूँ जिनको हस्बैंड भी साथ दे रहे हैं। कुछ घरों में स्थिति देखो, जैसे मैंने कहा, अलग अलग पैरामीटर है। हाँ। कहीं पति बिल्कुल साथ नहीं दे रहे, बिल्कुल साथ नहीं देते, हाँ, नहीं आगे बढ़ने देंगे, सास ससुर साथ नहीं देते। ऐसे भी परिवार है। और ऐसे भी परिवार है जब पति साथ दे रहा है, सास ससुर साथ दे रहे हैं, पर लड़की जो है वो नहीं करना चाहती। दोनों ही स्थितियां हैं। वो बैठना चाहती है, दिन भर इसको ये पता है, इसने नई साड़ी ले ली, उसने नया ये ले लिया। ये जिंदगी नहीं है। यदि आपको, मैंने कहा ना, आपको दिख रहा है आपके घर से आपको छूट मिल रही है, आपके पास समय है, तो उसका सदुपयोग करो। आपके जीवन में कोई ऐसी स्त्री जिसको आपके कहने से, जिसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया हो, या उनके कहने से आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट आया हो? जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं शुरुआत से ही फेसबुक पर अपना एक कॉलम लिखती थी। उसको बाद में एक वेब पोर्टल ने लिया भी था, सबक जिंदगी के। तो उससे बहुत लोग प्रभावित होते थे, कहते थे बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे। लेकिन हाँ, सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। विवाह के बाद मेरे जीवन में भी परिवर्तन आए, जहाँ मुझे भी लगा कि फंस गए क्या। वो सभी के जीवन में आता है। पर मुझे उस वक्त ऐसी महिलाएं मिली जिन्होंने बताया कि सुजाता, ये जिंदगी है। जैसे आज जो मैं बात कर रही हूँ, मैंने भी फिर समझा। तो मुझे कुछ ऐसी महिलाएं मध्य प्रदेश में मिली, दिल्ली में शायद इस तरह की महिलाएं मिलना थोड़ा मुश्किल है, जिन्होंने मुझे एक दिशा दी कि सुजाता, ये जीवन है। शादी हो गई, इतना अच्छा परिवार है, सब है, जिम्मेदारी को समझो, पैसे कमाओ, बचाओ, सेविंग करो। मैंने सीखा। आपको तैयार होना पड़ेगा सीखने के लिए, है ना। तो मेरी जो हेड थी, उन्होंने मुझे सबसे पहले समझाया। मैंने उनको देखा, बहुत अच्छे से जिंदगी जी रही हैं, बहुत जिम्मेदारियां निभा रही हैं। तो ये एक पूर्वाग्रह मेरा टूटा, जो एक चलता है ना, कमाने वाली औरतें घर नहीं संभाल सकती, और कमाने वाली औरतें तो बाहर की दुनिया देखती नहीं। आप कमाने वाली होकर भी जिम्मेदार हो सकती हैं। आप घर में कंट्रीब्यूट कीजिए। कमाना अपने लिए थोड़ी कि कमाया और उड़ा दिया, कमा के सेविंग कीजिए, ताकत बनिए परिवार की। तो मेरा वहां से नजरिया जीवन को देखने का बदल गया। इसलिए मैंने शुरू में भी आपसे कहा कि महिलाओं को भी वो सब पढ़ना चाहिए। खाली कमाने तक नहीं होना चाहिए कि कमाना है और अपनी जिंदगी जीनी, नहीं। पुरुष कमाते हैं तो उनके पास एक पूरा एक सामने एक विजन है कि मुझे क्या क्या करना है। तो महिलाएं भी उस तरह की महिलाओं को देखे जो कमा रही है लेकिन जीवन को एक सही दिशा दे रही है। पैसे कमाने का मतलब ये नहीं कि मैं किट्टी पार्टी करूंगी या मैं सारे पैसे अपने पे उड़ा दूंगी। आप कीजिए किट्टी पार्टी, पर सारे पैसे खुद पे नहीं उड़ा देंगे आप। तो मैंने ऐसी महिलाओं को देखा जो बल्कि ढाल बनी है परिवार की, कमा रही है, संपत्ति करोड़ों में जोड़ी है जिन्होंने। तो मुझे उनसे समझ में आया कि ऐसी स्त्री बनना है, खाली कमाना नहीं है, ऐसा बनना है। और मुझे बड़ी खुशी है कि इसका मुझे सपोर्ट भी मिला अपने परिवार से। और मैंने जॉब करने पे अपने परिवार के लिए किया भी, ससुराल के लिए किया भी। तो मेरे जो फादर इन लॉ थे वो बड़े भावुक हो गए, क्योंकि मैं अपने घर में अभी एकमात्र बहू हूँ जो नौकरी कर रही है। तो मेरे फादर इन लॉ, तत्काल रूप से कुछ जरूरत पड़ी थी, ऐसी जरूरत नहीं थी, तत्काल रूप से जरूरत पड़ी, तो मैंने कहा मैं दे सकती हूँ। तो वो बोले कि अच्छा, और वो बहुत इमोशनल हो गए, बोले बहू पैसे बचाती है। मैंने कहा मैं सारे पैसे सेविंग करती हूँ, है ना। जब आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो देखिए, भटकने की गुंजाइश सबको होती है। मुझे उन्होंने जो हमारी हेड मैडम थी, चंदा मैडम, उन्होंने थोड़ा गाइडेंस दिया और मेरी वहाँ से एक नज़रिया बदला कि नहीं, परिवार की ढाल बनो, कमा रहे हो तो। क्योंकि हम पारिवारिक स्थितियों की बात कर रहे हैं, तो मेरा एक बहुत ही थोड़ा सा संवेदनशील प्रश्न भी है। क्योंकि लड़की माँ बनती है, यहाँ पे एक सिनेरियो ऐसा होता है जो चेंज हो जाता है। ये मैंने कई स्त्रियों से बात करते हुए इसको समझा। कहीं पे तो आप देखेंगे कि धूम मच रही है, एक सकारात्मक पक्ष आपके सामने आता है कि सब लोग खुश हैं। कहीं पे आप देखेंगे कि नारी का जो, स्त्री का जो सपोर्ट सिस्टम है वो माइनस हो जाता है, या एक सर्टेन इनसिक्योरिटीज, असुरक्षित बड़ों को लगता है कि वो मतलब बेटा तो हाथ से निकल गया या कुछ हो गया। तो इन स्त्रियों को खास तौर से प्रोफेशनली आगे बढ़ने के लिए कुछ चैलेंजेस का सामना करना ही पड़ता है। बिल्कुल। उनके लिए आपके पास क्या सुझाव है? देखिए सुरभि, मैं एक बहुत यहाँ पे बात करना चाहूँगी, विक्टिम मेंटालिटी से बचना होगा। बहुत अच्छी। ये स्वीकारना होगा कि सबको सब कुछ नहीं मिलता, मुझे भी नहीं मिला, सबको नहीं मिलता।
ये स्त्रियाँ नहीं स्वीकार पाती, क्योंकि उनको बस ये सिखाया जाता है, आप कह सकते हैं उनकी पेरेंटिंग ऐसे होती है, लड़कों की अलग तरह से पेरेंटिंग होती है कि तुम्हें कुछ बनना है। उनकी आधी जिंदगी तो अपने पेरेंट्स को सही गलत साबित करने बीत जाती लड़कों की। इतना खराब उनका जवानी से चलता रहता है, पिता कुछ चाहते हैं, कहते नलायक है, नहीं बनेगा, उसका इतना रहता है कि मैं साबित करके दिखाऊंगा। देन वाइफ आ जाती है। वाइफ की अलग अपब्रिंगिंग हुई है, उसको सिखाया गया पति के सुख दुख के साथी बनो, वो नहीं चाहता कि आप इतना इंटरफेयर करो। हो जाता है स्पेस दो। उसको लगता है कि यार पूरी जिंदगी पापा मम्मी को मैं बताता रहा, अब इसको पर्पल की खबर से ये क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, अरे ऐसे नहीं होता, तुमको अकल नहीं है क्या। उनको झल्लाहट होती है। लड़कियों को गलत तरह से परवरिश की जाती है। हम लड़कियों को बचपन से सिखाएं कि बेटा अपने लिए जीना सीखो। लड़कों को हमें सिखाते हैं, लड़कियों को हमें सिखाते हैं सुख दुख की भागी बनो। मैंने इसलिए पहले भी कहा, हमेशा ऑब्जर्व करो कि आपके परिवार की क्या जरूरत है। यदि आप देख रहे हो कि इतनी जरूरत नहीं है, सामने वाला अपने निर्णय ले रहा है, बच्चा नहीं है, उसको जरूरत होगी तब साथ खड़े हो। पत्नी की भूमिका वो होनी चाहिए। ये नहीं कि आप हर वक्त क्या कर रहे हो, मुझे क्यों नहीं बताया, ऐसा क्यों किया। भाई वो एक 20-25 साल 30 साल ऑलरेडी अपने पेरेंट्स को अपने आप को जस्टिफाई करता रहा है, अब वो पत्नी को जस्टिफाई कर रहा है। ऐसे में टकराव इन दोनों के बीच होता है। कुछ घरों में घर वालों को बड़ी खुशी होती है कि दोनों लड़ रहे हैं, इनकी तो बननी ही नहीं थी। लड़की को लगता है मैं क्या गलत कर रही हूँ, मैं तो इसको प्यार करती हूँ, मैं इसका साथ देना चाहती हूँ, ये राज सीक्रेट रखना चाहता है। वो ऐसे ही हैं। ये लड़कियों को सिखाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सबको सब कुछ नहीं मिलता। कहीं आपको इन लॉज बहुत अच्छे मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। मेरे जैसे अपने हस्बैंड से साथ मेरा था, तो वो तुरंत बच्चे नहीं चाहते थे, मेरा अभी चाइल्ड नहीं है। तो मैं सोचती थी कि यार मेरे को तो चाइल्ड चाहिए। उनका था कि नहीं, मैं पहले करियर में तुमको कुछ बनाना चाहता हूँ, मैं तुमको तुरंत जिम्मेदारी में नहीं डालना चाहता। अब मैं वो चीज़ नहीं देख पा रही थी, इसलिए मैंने कहा कभी कभी नजरिया समझना होता है। उनका नजरिया ये था कि तुम अभी अच्छी खासी किताबों में घुसी हो, पढ़ रही हो, लिख रही हो, कम से कम 5-7 साल तक सुजाता तुम सबसे कट जाओगी, सब छूट जाएगा तुम्हारा, सब लिखना पढ़ना बंद हो जाएगा। मुझे भले जिंदगी और बच्चा ना मिले, पर मैं चाहता हूँ तुम लेखन में जाओ। और मेरा था कि मुझे तो चाइल्ड चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपने आप को समझाना होता है कि ओके रिलैक्स, देखो क्या हो रहा है। फिर मैंने ऐसे पुरुष देखे जो पत्नी को नौकरी नहीं करने दे रहे। तो मुझे लोगों ने कहा तू तो बहुत लकी है, मेरा पति तो मेरे साथ दे रहा है। तो मैंने इस चीज को समझा कि देखो सबकी लाइफ अलग है, कोई करना चाहती है तो साथ नहीं दे रहा, है ना। तो मैंने सीट को ये समझा कि सब कुछ नहीं मिलता। तो मैंने उस आइडिया को फिलहाल ड्रॉप कर दिया कि बच्चा कब करेंगे, उस बारे में बात करनी ही बंद कर दी। मैंने कहा नहीं, जो वो कह रहे हैं वो पूरा सहयोग दे रहे हैं वो करे। तो अपने घर को देखो, जहाँ पे सहयोग मिल रहा है वो करो ना। अगर एक उत्तर में भाग रहा है, एक दक्षिण में भाग रहा है, ऐसे कैसे चलेगा। अब मैं ये बोलूं कि क्या मैं अबला हूँ, क्या मैं कमजोर हूँ जो मैं झुक गई, नहीं। आपको विवेक से काम लेना होगा। यदि परिस्थितियां सच में खराब है, आपको तनाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, पैसे नहीं दिए जा रहे, तो आप निर्णय लो। लेकिन अगर चीजें नॉर्मल अच्छी हैं, कुछ टकराव है, तो विवेक से काम लो कि भाई ठीक है, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लो। हो सकता है आपको नौकरी ना करने दी जाए, हो सकता है आपको बोले कि बेटा चाहिए, बेटी चाहिए। आप सबको तो खुश नहीं कर सकते। वहाँ पे अपने आप एक निर्णय लो कि आपके जीवन के लिए बेस्ट क्या है। मैंने देखा कि किसी को भी जल्दबाजी नहीं थी, हमारे यहाँ संतान की एक मुझे ही जल्दबाजी थी। तो मैंने वो डिस्कस करना ही बंद कर दिया। सबका था कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम घर क्यों बैठना चाहती हो, है ना। ये भी एक अच्छा विजन, वो एक अलग उनका था। मुझे उनको समझने में समय लगा। मतलब सोचती थी कि भाई मुझे तो फैमिली ही चाहिए। मैं अलग तरह से सोचती थी चीजों को कि मैं हाउसवाइफ ही बनना चाहती हूँ। तो ये समझने में मुझे लोगों ने भी मदद की कि सुजाता इतना सब कुछ अच्छा मिल रहा है, तुम उल्टा सोच रही हो, तुम्हारे जैसा तो हमने देखा नहीं। तो सबको बस ये है कि भ्रमित नहीं होना। गलत सलाह लोग देते हैं, मुझे भी देते थे गलत सलाह। भ्रमित नहीं होना। आपको ये देखना है कि आपके जीवन के लिए सही क्या है। यदि बाकी चीजें अच्छी हैं, सब चीजें तो एकदम किसी के घर में बुरी नहीं होती, कुछ ना कुछ हमेशा अच्छा होता है। उसको देखना शुरू करो, राह मिल जाएगी। मैंने उसके बाद सकारात्मक चीजें देखनी शुरू की। आपने देखा सागर से मुझे गाड़ी से लेकर ही आए हैं, तो मैंने सकारात्मक देखना शुरू किया कि जीवन में अच्छा क्या है। तो मैंने देखा कि यार नहीं, हर जगह अच्छा। इन कुछ चीजों पे मैंने डिस्कस करना बंद कर दिया और मैंने अपने ही जीवन से ऐसे समझा ये कि नहीं, पुरुषों को भी थोड़ी फ्रीडम दी जाए। एकदम लड़कियां उनको बदलने में लग जाती हैं कि तुम टाइम पे क्यों नहीं सोते हो, मम्मी मत बनो उनकी। वो इससे ऑलरेडी पूरी जिंदगी लड़े होते हैं। अब उनकी एक लाइफ स्टाइल बन चुकी होती है। हमको ये सिखाया जाता है कि केयर करो, केयर करो। उसके चक्कर में हमें तनाव होता है, हम डिप्रेशन में जाते हैं, सामने वाला हमसे चिढ़ता है कि जब देखो पीछे पड़ी रहती है।
आप सोच रहे हो आप तो जेन्युइन गारंटी के लिए पीछे पड़े हो, अरे उतनी केयर अपनी करो ना, हम अपनी केयर नहीं करते हैं। हाँ राइट। अब उनकी केयर में मैं अधिकांश लड़कियों को देखती हूँ, अभी मेरी हाल में एक सहेली की शादी हुई है, उसकी पूरी चिंता इसमें है कि पति घर कैसे खरीदेगा। पति अपने आप सब करने को तैयार है। मैंने कहा तो उसको रिलैक्स होकर सोचने देना। नहीं, हमको ये जानना है कि पैसे आएंगे कैसे, भाई तुमको क्यों जानना है, जानना है ना। मैंने कहा तुमको क्यों जानना है, तुमसे तो नहीं मांगा यार, तुमसे कह रहा हूँ। तो वो चुप हो गई। तो मैंने कहा नहीं, लड़कियों को पता नहीं क्यों ये सिखाया जाता है कि हर चीज आपको पता होनी चाहिए। नहीं, आजकल अधिकांश लड़के ये पसंद नहीं करते। इसको आप ये नहीं कह सकते कि आप प्राइवेसी में दखल दे रहे हो, नहीं, उन्होंने भी अपने जीवन संघर्ष किया है, ये समझो। और उनको भी जीवन में कई ताने खाने पड़ते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा लाइट नोट पे मैं बोलूँ तो कई लड़के ऐसे होते हैं जिनको वाइफ के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं पता। ऐसे भी हो, इसलिए मैंने कहा वो परिस्थिति देखो। ये भी एक सेक्शन है। उस परिस्थिति को देखो कि कुछ पुरुष सच में ऐसे होते, बहुत कंट्रोलिंग होते। मैंने कहा ना, मैंने ऐसे पुरुषों के बारे में सुना। नहीं, एक तो कंट्रोलिंग एक चीज हो गई, एक होता है कि मुझे पता सब कुछ होना चाहिए लेकिन मैं अपना कुछ नहीं पता। मैं इसको भी इस और भी गलत नहीं कहती हूँ, क्योंकि अगर पति अच्छा है तो पता होने में कुछ गलत नहीं है। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं रिलैक्स फील करती हूँ। मैं अगर अपनी ही बात करूँ तो मुझे लगता है यदि कई निर्णय मैं लाइफ के ले रही हूँ उनको पता, तो मैं, अब आप कहेंगे आप क्या, आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, दुनिया को देखना पड़ेगा। कुछ बातें क्रांति में बड़ी अच्छी लगती है कह देने में। दुनिया कहीं ना कहीं औरत को अंतिम में औरत की नजर से देखती है। या तो आप उतनी ढीठ और उतनी मजबूत महिला हो, वो होने में समय लगता है। 60 साल तक आता है हम भी उतने मजबूत हो जाएंगे कि हम निर्णय ले सकेंगे, 55-60 साल तक। लेकिन इनिशियली जैसे मैं देखती हूँ, जब मैं कमाने लगी तो कुछ लोग आ जाते थे उधार दे दो, है ना, तो आप पैसे कैसे दे दोगे। अब वो बोलेंगे, मैंने कहा नहीं, मुझे अपने हस्बैंड से पूछे बिना, मैंने किसी ने मुझसे एक बार ऐसी मांगी थी रकम, 2.5 लाख रुपए दे दो। तो मैंने कहा नहीं, मैं हस्बैंड से पूछे बिना नहीं दे सकती। तो कहते हैं कि आप इतनी डरपोक है। तो मैंने कहा इसमें डरपोक की क्या बात है, 2.5 लाख रुपए में जाकर बैंक खाली कर दूं और पति को क्या जवाब दूंगी। नहीं, आपको उन पे भरोसा नहीं है। तो मैंने अपनी उन्हीं मैडम से डिस्कस किया था कि मैम क्या दे दूं। बोले जो भी व्यक्ति तुमको ये बोले कि पति को क्यों बता रही, उसको तो कभी मदद मत करना। सुजाता, ये निर्णय लाइफ में ले लो कि नहीं, घर पे बताए बिना आप कैसे। तो वो मुझे नहीं लगता कि वहां मैं कमजोर हूँ। उनको बताना जरूरी है। किसी को मैं कुछ भी दे रही हूँ, मैं दे दूं और फिर सामने वाला वापस ना करे, और तब मैं अपने हस्बैंड को क्या जवाब दूंगी कि पैसा कहाँ गया। हाँ, वो मेरा ही पैसा है, लेकिन ऐसे मेरा तेरा नहीं चलता, है ना। वो भी तो घर में लगा रहे हैं ना। अगर मेरा बच रहा है तो कोई तो लगा रहा है घर में। सही बात है। तो ये अंडरस्टैंडिंग बैठानी पड़ती है। अब ऐसे तो वो बोले तुम अपना खर्चा खुद कर लो, तो मेरे पास क्या बचेगा। तो एक अंडरस्टैंडिंग बैठाई कि नहीं, ओके, एक की सेविंग करेंगे, एक से घर चलेगा। तो जब एक की सेविंग हो रही है तो कैसे बिना पूछे पैसा दे दे, चाहे वो कोई क्लोज रिश्तेदारी क्यों ना हो, मैं नहीं दे सकती। अब इसे कोई मेरी कमजोरी कहे कि आप तो पति से डरती नहीं हूँ, मैं इसको अपनी जिम्मेदारी मानती हूँ। ये मुझे पता है ना। अब आप ये कहें कि आप पति से क्यों नहीं पूछती कि पति किसको दे रहे हैं, मुझे कहना कि ऐसा लगता है कि एक तो वो लोग डील कर ही लेते हैं इस तरह से पछड़ों में। अगर आपका पति इस तरह का है, वो महिला समझ जाती है। कुछ पति होते हैं जुए में लगा देते हैं, वो पत्नी का पैसा भी लगा देते हैं, तो बिल्कुल मत बताओ। इसलिए मैंने को ऑब्जर्व करो कि आपका पार्टनर कैसा है। यदि आपको लगता है भरोसेमंद है, क्यों नहीं कर सकते भरोसा। या तो भरोसेमंद नहीं है, आपको लग रहा है जुए में लगा दिया, दोस्त को दे दिया, वापस नहीं आए, आपका भी सोना बेच दिया, तो बिल्कुल नहीं। अलग अलग प्रवृत्ति के पुरुष भी होते हैं। मुझे ऐसी महिलाएं मिली जो कमाती हैं, पति उनका पैसा रख लेते हैं, ऐसी भी मुझे महिलाएं मिली है, कहते पूरा पैसा रख लेते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं दुनिया में। तो ऐसा नहीं कि स्त्री विमर्श पूरी तरह गलत है, सही भी है, क्योंकि वैसे पुरुष भी हैं जो पत्नी कमा रही है उसका पूरा पैसा रख लेते हैं, वैसे भी है। और ऐसे भी जो कहते हैं भाई तुम अपना देख लो, है ना। अब ये आपको देखना है कि जो बार बार मैं एक ही बात कहती हूँ कि हमेशा देखो कि आपकी सिचुएशन क्या है और भावनाओं की जगह विवेक से काम लो। अब सिनेमा और स्त्रियां, जैसे कि हम कई जो स्त्री अभिनेत्रियां हैं उनका अगर इतिहास देखते हैं तो संघर्ष बहुत ज़्यादा है। जैसे रेखा जैसी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने बचपन से ही एक्टिंग में उनको डाल दिया गया और वो अपना संघर्ष जिस तरीके से बताती हैं। तो आप कौन से संघर्ष से आप ज़्यादा प्रभावित हैं और आपको क्यों लगता है कि वो संघर्ष झेल के उन्हें एक्टर ही बनना चाहिए था या वो कुछ और भी चुन सकती थी? देखिए, जब सिनेमा का हम इतिहास देखते हैं, शुरुआत देखते हैं,
तो हम देखते हैं कि महिला कलाकार ही नहीं मिलते थे। ये सोच चलती थी कि अच्छे घर की महिलाएं ये काम नहीं करती हैं, हाँ, है ना। हाँ, जब राजा हरिश्चंद्र आई है तो सत्य हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र जो आई उसमें सब पुरुष किरदार थे जिन्होंने महिलाओं की भूमिका भी निभाई है। महिला फिल्मों में काम नहीं करती थी, या होती भी जो तो गरीब घर की, जिनको नहीं, हाँ, बिल्कुल, या सच में उस तरह के नाचने गाने वालियाँ होती थी, तो इसको बड़े सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता था। अब ये बात आती है कि उन्होंने रास्ता क्यों चुना, चाइल्ड से ही वो आर्टिस्ट ही, तो वो एक ज़माना वैसा था कि हम उस समय कई ऐसी आइटम गर्ल्स को भी देखते हैं, सिल्क स्मिता हो गई, ऐसी बातों को हम देखते हैं, सारी ही पुरानी हुई है, मधुबाला को हम देखते हैं, सब 12-13 साल से काम कर रही थी ये लोग, जिस दिन थी इनकी डेथ हो गई है, तो इनको इनके परिवार वालों ने ही काम करवाया, क्योंकि पैसे चाहिए थे, गरीबी थी। भारत आज़ाद हुई था जब सिनेमा का उदय हो रहा था, तो आज़ादी का लड़ाई चल रही थी, फिर आज़ाद हुई थी, नौकरियां नहीं थी, सिनेमा में ही पैसा था, तो कहीं ये धारणा थी कि अच्छे घर की महिलाएं काम नहीं करती हैं, तो जो महिलाएं काम कर रही थी उनको जो काम मिल रहे थे वो कर रही थी, वो तो एकदम से उसमें ग्लैमराइज इतना हुआ कि आज तो अच्छे घर के लोग मर रहे हैं वहाँ जाने के लिए। लेकिन सुसाइड्स भी है वहाँ पे, तो है ही, आप स्त्रियों का ही बिल्कुल। देखेंगे, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी इतनी है, उनकी निजी लाइफ नहीं बचती, निजी जिंदगी नहीं बचती। आप देखिए कि ज्यादातर जो हीरोइन है, मैं किसी का यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगी, क्यों हम किसी का नाम लें, आप देखिए कि बहुत शानदार करियर है, पर शादियां या तो नहीं हो रही हैं, या शादीशुदा आदमी से हो रही है, हाँ, ज़्यादातर इसको ऑलरेडी बच्चे हैं, लोगों को वो एंगल नहीं दिखता, लोगों को सिर्फ ग्लैमर दिखता है कि यह तो बड़ी सुंदर है, इसके पास तो बहुत करोड़ों पैसे, लोगों को उनकी ज़िंदगी का वो खालीपन नहीं दिखता। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि उन लोगों को, उन महिलाओं को अकेले में कैसा लगता होगा ना, कि यार क्या सच में हमें अपने से 25-30 साल बड़ा आदमी ही मिलना चाहिए था क्या, जिनके पीछे पूरा देश पागल है ना। लेकिन इस एंगल से हम सोचते नहीं। मैंने कहा ना, थोड़ा संवेदनशीलता से सोचिए। या कुछ महिला हीरोइनों को मैं देखती हूँ तलाक हो जाते हैं, फिर उनका किसी और से अफेयर है, सब उन्हें गाली दे रहे हैं, कैरेक्टरलेस हो रहा है, शर्म नहीं आती, बुढ़ापे में बॉयफ्रेंड बना के घूम रही है। कोई उनको एक इंसान की तरह क्यों नहीं दिखता कि उनका खुद का जीवन क्या है, उनके पास भले पैसा है, प्रॉपर्टी है, कोई आसान जीवन नहीं है ना। खाने पीने सब में कंट्रोल करो, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, हमेशा सुंदर ही दिखना है। आप ऐश्वर्या राय बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एक समय लोग दीवाने थे, आज कितने बेहुदे लोग कमेंट मार देते ना, बढ़िया तो बुढ़ा होना बुढ़ा होना भी खूबसूरती है, बुढ़िया कहीं की, क्यों वो बुढ़ी नहीं होगी हीरोइन क्या। तो ये मानसिकता है समाज की, वो नहीं स्वीकार पाते कि जो हीरोइन है और जब होती है तो हंसी आती है, मजाक बनाते हैं कि बुढ़ी हो गई, बुढ़िया हो गई, बाल सफेद हो गए, बाल झड़ गए, सभी के होते हैं। बस हमको लगता है कि वो पर्दे पर है तो हजारों का तो मेकअप है, थेरेपी ले रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। कोई आसान जिंदगी है, सर्जरी करा रहे हैं, आसान जिंदगी है क्या उनकी। ग्लैमर को हटा के देखो तो बहुत ही खतरनाक जिंदगी है कि हर तरह की सर्जरी वो करा रहे हैं, खान पान का कंट्रोल उनका है, रिश्ते उनके नहीं टिक रहे हैं, तभी तो ड्रग ले रहे हैं, शराब पी रहे, क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि उनके जीवन में बहुत तनाव है। अच्छा, जिससे ब्रेकअप हो गया, आजकल देख नया कल्चर चला है, जिससे ब्रेकअप हो गया उसी के साथ फ्रेंडशिप करके फिल्म कर रहे हैं है ना, जिसके साथ 8 साल लिमिट में रहे हैं, आज उसी के साथ दोस्त बन के घूम रहे हैं। उसकी पता चलता है 2 हीरोइन तो ऐसी है कि बेस्ट फ्रेंड थी, लिव इन में रही उसके साथ वो, उसके बाद दूसरी ने उसके बॉयफ्रेंड से शादी कर ली, अब वो दोनों अभी भी सहेलियां हैं। तो वो मजबूरी है उनकी प्रोफेशन की कि बेस्ट फ्रेंड ने तुम्हारे 10 साल साथ रहने वाले बॉयफ्रेंड को हथिया लिया और अंत में आप काम नहीं मिलेगा, लड़ोगे तो लड़ नहीं सकती हैं। मन में बोले जहर भरा है, किसने मेरा प्रेमी छीन लिया, लेकिन साथ में काम करेगी, वी आर फ्रेंड। तो उनका जीवन ऊपर से बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं नहीं मानती पैसा है इसलिए लोग वहाँ जाना चाहते हैं। निश्चित तौर जैसे ये इंडस्ट्रीज है, सिनेमा हो गया या पत्रकारिता हो गया, तो एक वर्ड बहुत चलन में है, कॉम्प्रोमाइज़। आपको पता ही है, ये सबको, हम सबको ही पता है कि प्रोफेशन में एक बूम लेने के लिए स्त्री की जो स्वतंत्रता है और स्त्री की अपनी जो मानसिकता है वो कमज़ोर होने की वजह से ही शायद ये होता होगा। देखिए, हर प्रकार की महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं इस चीज़ को अपनी ताकत बना के इस्तेमाल करती हैं और वो अच्छी महिलाओं का रास्ता रोकती हैं। बिल्कुल, मैंने देखा है, हर ऐसी महिलाएं हर फील्ड में हैं, वो उनको लगता है आगे बढ़ने का ये शॉर्टकट है, फिर कुछ साल बाद वही विक्टिम बन के आ जाती हैं कि हमारा तो शोषण हुआ,
है ना। हाँ। पहले तो वो जंप मारना चाहती हैं, उनके कारण जो अच्छी महिलाएं हैं उनके रास्ते कठिन हो जाते हैं। जैसे संघर्ष कर रही हैं। मी टू में कई चला ना। महिलाएं सामने आई जो 50 साल से 50 साल करियर बाद बना के फिर सामने आ रही हैं। सामने आ रही है। तो ये सोचिए कि उन्होंने कितनी अच्छी महिलाओं का रास्ता रोका होगा, है ना। तो ऐसी महिलाएं हर फील्ड में, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो मीडिया हो, संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा, कहीं पे कम है, लेकिन ऐसी अवसरवादी महिलाएं, अब तो पुरुष भी हैं, अब तो नया ही जमाने में मैंने गे है, सब है, तो अब तो इस तरह के पुरुष भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है। तो उनकी तो दुनिया ही अलग है। लेकिन एक सशक्त महिला चाहे तो उसको ये मानना होगा समय लगेगा। मैं हमेशा मानती हूँ समय लगेगा। हो सकता है कि आपने 20 चाहो, आपको 18 मिले। हाँ। भाई चांद की कल्पना करोगे, तारे तक तो पहुंचोगे, हाँ। है ना। तो जरूरी नहीं कि, लेकिन आप कंप्रोमाइज नहीं करोगे तो एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि भाई जो पाया अपने दम पर पाया। लेकिन वो उसका सम्मान भी एक अलग तरीके से होता है। सम्मान और एक आत्मविश्वास और गर्व का भाव होता है। ये क्योंकि ये संदेश हमारे शो के थ्रू जरूर जाना चाहिए, क्योंकि कई सारे बच्चे भी मैं आजकल देखती हूँ, यंगस्टर्स हैं, यंग लड़कियां लड़के हैं, वो ज्यादातर मतलब एकदम से इन चीजों के प्रति ना आकर्षित हो जाते हैं। क्या है कि जो युवाओं पे, मैंने भी हाल में कुछ लिखा भी था, युवाओं के साथ क्या होता है कि खासकर अभी के जो युवा है वो बहुत ओपनली सब चीजें देख रहे हैं। हमारे समय तो ये था ना कि टीवी बंद कर देते थे, यस, है ना, गुप्त होता था। कुछ भी हो तो पेरेंट्स के ना टीवी आती थी, बंद कर देते थे। अश्लील गाना आया या थोड़ा भी रोमांटिक सीन आया, बच्चा मोबाइल पे सब देख रहा है। तो वो मैं अभी के युवाओं को देख रही हूँ, वो 13-14 साल में बहुत मैच्योर हो जा रहे हैं। मैं तो युवाओं के बीच ही रहती हूँ, तो वो 14-15 साल में बहुत मैच्योर हैं और उनके लिए ये बड़ा आसान काम है। उनके लिए इसमें इमोशन नहीं है। अच्छा, उनको लगता है कि यही प्रेम है। मैंने इस पे लिखा भी था, बहुत बोल्डली ही लिखा था कि वो मिलते हैं और सेक्स करने लगते हैं, उनको लगता है कि यही प्रेम है, क्योंकि उस वक्त इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हार्मोन्स आपके बहुत स्ट्रांग है। तो उनको लगता है कि यही प्रेम है। पापा तो पैसे दे रहे हैं खुद के पास तो एक पैसा नहीं है, पापा पैसे दे रहे हैं, बाइक पापा दे रहे हैं, पॉकेट मनी पापा दे रहे हैं, मोबाइल पापा दे रहे हैं। तो वो उनको ये समझ में नहीं आता कि जिंदगी क्या है। तो 25-26 साल तक वो इतने सारे ब्रेकअप तक देख लेते हैं भैया आजकल लोग। ये कोई उम्र है, उसमें ब्रेकअप भी देख लेते हैं। सब कुछ, प्यार भी हो गया, ब्रेकअप भी हो गया, दूसरी भी मिल गई थी, दूसरे से भी ब्रेकअप हो गया। तो वो ऐसे ही लोग फिर कंप्रोमाइज करने में उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। उनको लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जाते इस एपिसोड का हम अंत करेंगे कुछ खूबसूरत लाइंस, अगर आप हमें बोलना चाहे नारियों के लिए, खास तौर से जो नारियां 8 घंटे की वो मैनेज नहीं कर पाती है उनके लिए। हाँ, मैं जैसे सुरभि ने कहा कि बैलेंस है, मैं यही कहती हूँ कि जीवन में बैलेंस ही रखिए, अतिवाद से बचिए। ना तो अति आप इसकी कीजिए कि घर में पुरुष की चल रही है सब और स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, या स्त्री को ये महसूस हो रहा है कि मेरा कोई वजूद नहीं है, तो पुरुष को ये समझना चाहिए कि वो ऐसा फील कर रही है। और समझना तो चाहिए ही, ऐसा नहीं कि मैं तो समझूंगा भी नहीं, तुम्हारी फीलिंग है तुम जानो, समझना चाहिए। और महिलाओं को भी परिपक्वता के साथ, विवेक के साथ सारी समस्याओं को, सारी जो घटनाएं हैं, सारी परिस्थिति, उसको देखना चाहिए। और हाँ, पूछना चाहिए कि उम्र क्या है उनकी, क्या 20-22 साल की हैं कि पैम्परिंग चाहिए वैसी, 25-26 साल की कि वैसी पैम्परिंग चाहिए बहुत ज़्यादा, या उनको भी विवेकशील बन के पुरुष की तरह, अगर आप बराबरी की बात करते हैं तो पुरुष की तरह थोड़ा विवेक से चलिए, वो भावनाओं में नहीं बहते हैं। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, भावना ही स्त्री का पक्ष है। नहीं, उस पर जीत पाइए ना। अगर स्त्री आपका कमजोरी क्यों बन रही है वो भावना, आप विवेकशील बने कि हाँ मैं भावुक हूँ पर बेवकूफ़ नहीं हूँ, प्रैक्टिकल बनिए। जीवन को विवेक के साथ जीजिए। जैसा भी आपका परिवार है, जैसी भी आपकी परिस्थिति है, उसमें विवेक से निर्णय लीजिए। और हाँ, अच्छी महिलाओं को देखिए, जरूरी नहीं कि बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी को देखिए, अपने आसपास अच्छी महिलाओं को देखिए, भले वो गृहिणी हो, भले वो वर्किंग वूमेन है, अच्छे एग्जाम्पल सब जगह हैं। और जरूरी नहीं कि कोई गृहिणी है 24 घंटे घर का काम कर रही है। हमारे घर परिवार में होती है, मेरी बिहार में मेरी सासू माँ थी, वो 24 घंटे काम करती थी। तो शुरू में मुझे लगता था कि यार ये कितना काम करती हैं। जिस तरह से हमारी पढ़ाई होती है ना, हमें लगता है कि बेचारी, नहीं, उसमें खुश है, उनको उसमें खुशी मिल रही है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि कोई महिला घर का काम कर रही है, घर परिवार संभाल रही है तो वो बेचारी है। वो उसकी खुशी किसमें है? यदि उसमें खुशी मिल रही है तो वो बेचारी नहीं है। हर किसी को आपको झंडा नहीं पकड़ाना क्रांति का कि तुम भी परिवार के खिलाफ खड़ी हो जाओ। तो ये आपको देखना है कि आपका घर कैसा है, परिवार कैसा है, परिस्थिति कैसी है। और निश्चित तौर पर पढ़ाई तो करनी ही चाहिए और आर्थिक रूप से सशक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो इसी के साथ, इसी
प्यारे से संदेश के साथ हम इस एपिसोड का अंत करते हैं। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए ज़रूर हमारा यूट्यूब सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद। किसी भी छोटी समस्या को बड़ा न बनने दें। गर्मी आने से पहले एसी की नियमित जांच बहुत जरूरी है, इसलिए आज ही एसी की सर्विस और चेकअप करा लें। गर्मी आते ही क्वालिटी टेक्नीशियन व्यस्त रहेंगे, उससे पहले एसी की सर्विस और चेकअप करा लें। सर्विस तुलनात्मक रूप से काफी बेहतर होगा।